हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अब क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होती है और मैनेज कैसे करते हैं। तो पहले क्रॉप का मतलब समझ लेते हैं कि एक क्रॉप जो है इसका मतलब क्या होता है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए एक जगह है, यहाँ पे ये एक फील्ड है, यहाँ पे आप वीट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कई सारे वीट प्लांट लगा दिए गए। एक ही टाइप के प्लांट कई जगह, एक ही टाइप के प्लांट, सेम काइंड के प्लांट एक जगह पे कल्टीवेट यानी उगाए जाते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसे कहते हैं क्रॉप। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब एक तरह के प्लांट उगाए जाते हैं एक प्लेस पे और ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एग्जाम्पल में जैसे सीरियल आ गए, वेजिटेबल, फ्रूट और ये सब। अब जैसे कहीं पे भी कोई भी क्रॉप उगाई नहीं जा सकती है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, रेनफॉल अलग होती है, तो ये सब क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। और नहीं तो अगर ये सब सेम रहते हर जगह तो हम लोग हर जगह क्रॉप उगा सकते हैं। तो टेम्परेचर कहीं का 50 डिग्री है, कहीं पे 0 डिग्री है, ह्यूमिडिटी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बहुत सूखा है, रेनफॉल कहीं पे रोज़ ही रेनफॉल होती है, कहीं पे सालों साल रेनफॉल नहीं होती। इस वजह से ये सब क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। अब दो टाइप की क्रॉप होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप। एक होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप पढ़ते हैं क्या होता है। क्रॉप्स विच सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो जून टू सितंबर के बीच में बो दी जाती है, मतलब जो उसके बीज होते हैं उसको ज़मीन में बो दिया जाता है, सो कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। यानी कि रेनी सीजन में जिसे सो कर दिया जाता है, जिसकी सोइंग रेनी सीजन में हो जाती है, यानी कि जून टू सितंबर। और अब आप सोचेंगे कि इसे रेनी सीजन में क्यों सो किया जाता है। तो ये सब रेनी सीजन में इसलिए सो की जाती है क्योंकि इनको ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे पैडी, धान की खेती रेनी सीजन में होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मेज जैसे हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया और कॉटन हो गया, इन सबको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जो कि समर में नहीं मिल सकती। सेकंड आता है राबी क्रॉप। क्रॉप्स which crops grown in winter season October to March are called rabi crop. Example wheat, gram, pea, mustard and linseed. ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उन्हें कहते हैं राबी क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल में आ गया वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसीड। और ये विंटर सीजन कब तक रहता है? अक्टूबर टू मार्च तक। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो रेनी सीजन में सो की जाती है, और राबी क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। अब जैसे आपने सोए जो आपका पौधा है उसको आपने मिट्टी में लगा दिया, तो अब ऐसे ही लगे लगे अपने आप तो उग नहीं आएगा पेड़। तो वो कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब मिट्टी में डालेंगे बीज को तो पहले मिट्टी को तो प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले आप प्लग से मिट्टी को जोता जाता है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लगिंग। इट इज डन यूजिंग प्लग मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग आपने देखा होगा, हल जिसे कहते हैं, वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है हल।
ऐसे होता है, यहाँ से इस वाले पार्ट से खोदा जाता है, तो इसे कहते हैं ये प्रोसेस ऑफ लूजिंग, मतलब इससे सॉइल को लूज किया जाता है और सॉइल की मिट्टी को ऊपर की अंदर नीचे की जो परत होती है उसको ऊपर लाया जाता है और ऊपर की परत होती है उसको नीचे कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग और प्लगिंग। ये किससे किया जाता है? प्लग से, जो कि बना होता है वुड या फिर आयरन का। और अगर सॉइल बहुत ड्राई हो तो उसको वाटरिंग कर दी जाती है प्लगिंग से पहले। Plugged soil field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. तो अब मिट्टी को खोदेंगे आप तो कुछ मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े भी निकलेंगे, तो इन सब टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्रम्स। तो ये ज़रूरी होता है कि क्रम्स को, ये जो क्रम्स निकलते हैं इनको फोड़ दिया जाए, यानी कि तोड़ दिया जाए इसको। Soil can breathe easily and root can grow freely. Earthworm also used in plugging. तो अगर आप ऐसे कर देंगे तो इसमें सॉइल के अंदर एयर चली जाएगी, तो वो आराम से जो सॉइल, तो सॉइल के अंदर एयर अंदर आराम से चली जाएगी और रूट आराम से ग्रो कर सकती हैं। और अब एक दूसरा जो मेथड होता है उसमें ये होता है कि अर्थवर्म को डाल दिया जाता है फील्ड में, और वो भी मिट्टी को खाते जाते हैं और मिट्टी को अंदर से खोदते जाते हैं, तो वो भी प्लगिंग में यूज़ होते हैं अर्थवर्म भी। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब मिट्टी, जैसे मान लीजिए ये फील्ड है तो यहाँ पे आपने खोद दिया, इस तरह से मिट्टी निकल आई सब। तो अब ये मिट्टी के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमस होती है, तो अब जैसे यहाँ से विंड आई यहाँ से, तो ये तो ह्यूमस को उड़ा ले गई, यहाँ पे आ गई ह्यूमस, ये सब सारी ह्यूमस, तो यहाँ पे तो सॉइल अनफर्टाइल हो गई। तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए अब इसको प्लेन करना पड़ेगा ताकि मिट्टी उड़े ना, मिट्टी उड़ के कहीं और जाए ना, या फिर पानी से बह के ना जाए। तो उसके लिए सॉइल को एकदम लेवल कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेवलिंग, एकदम बराबर कर देते हैं। लेवलिंग ऑफ फील्ड इज गुड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और लेवलिंग किससे की जाती है? लेवलर से। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. तो जब प्लगिंग होती है तो उससे पहले कभी कभी मैन्योर यानी कि खाद जो होती है, ऑर्गेनिक खाद जो नेचुरल सब्सटेंस से बनी होती है, उसको भी ऐड कर दिया जाता है, तो उससे आराम से मैन्योर अंदर तक सॉइल में चला जाता है। और फिर अब आते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से। अब एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से औजार लगेंगे उनके बारे में पढ़ते हैं। Before sowing the seed, breaking of crumbs done by various tools. Main tools are plug, hoe and cultivator. तो ये 3 टूल्स होते हैं, प्लग, हो और कल्टीवेटर। तो प्लग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एंशियंट टाइम से यूज़ किया जाता है सॉइल को खोदने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर, रिमूविंग द weeds and turning the soil. It is made of wood and drawn by pair of bulls or horse and camels. तो ये कुछ प्लग जो होता है इसमें ये एक पेयर ऑफ बुल से इसे बांध दिया जाता है, तो वो जब चलते हैं तो उसी के साथ साथ मिट्टी भी खुदती जाती थी, और या फिर घोड़े से बांध दिया जाता है या फिर कैमल से। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर iron step called plug shear. The main part of plug is a long log of wood which is called plug shaft. There is a hand at one end of the shaft. Other end is attached to a beam which is placed on bull's neck. Now it is made of iron. तो आप ये सब ना समझिए, अभी आपको डायग्राम से बताते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे एक बुल रहेगा
यहाँ पे एक बुल रहेगा, ये मान लीजिए ये बुल हो गया, यहाँ पे एक बुल रहेगा और यहाँ पे दूसरा बुल रहेगा, ये मान लीजिए दूसरा बुल हो गया। अब ये दोनों मिलके इसको खींचेंगे, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं बीम, और ये जिससे ये वाला पार्ट जुड़ा है, ये जो बीच में डंडा है, इसे कहते हैं प्लग शाफ्ट। और जिस चीज से ये मिट्टी खुद रही है, ये वाला जो नुकीला वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं प्लग शेयर। बस आप ये सब याद रखिए। फिर अब पढ़ते हैं हो के बारे में। इट इज़ अ सिंपल टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। वीड्स मतलब क्या होता है? वीड्स मतलब आपने सुना होगा खरपतवार, जो जैसे आपने एक क्रॉप बोई तो उसके साथ साथ में कुछ घास भी उगाती हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर घास को नहीं हटाएंगे तो अपने पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर कैसे होंगे? कमज़ोर ऐसे होंगे कि अपनी सॉइल, जैसे मान लीजिए ये है लैंड, यहाँ पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट हैं, ये मान लीजिए न्यूट्रिएंट हैं, तो ये एक यहाँ पे थोड़ी सी घास उगाई और यहाँ पे अपनी क्रॉप है, और फिर यहाँ पे बीच में घास है, यहाँ पे भी क्रॉप है बड़ी वाली। तो ये वाली जो घास है ये अंदर के न्यूट्रिएंट हल्के हल्के ले लेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी अपनी, जो दूसरी अपनी जो क्रॉप है इसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो इस वजह से ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इन सबको हटाना ज़रूरी होता है, रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ये सॉइल को भी लूज़ करने में यूज़ होता है और वीड्स को भी हटाने में यूज़ होता है। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, a strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. It is pulled by animal. ये देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे बना है, ये भी यही बीम टाइप का जैसे आपको बताया था। यहाँ पे एक बुल रहेगा, यहाँ पे दूसरा बुल रहेगा, और ये दोनों मिलके इसे खींचेंगे इस साइड, तो ये यहाँ पे जो वीड्स होंगे वो सब निकल जाएंगे, और ये हो जाएगा हैंडल इसका। अब पढ़ते हैं कल्टीवेटर के बारे में। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर आपने देखा ही होगा कि ट्रैक्टर से आपने देखा होगा जो खेत जोता जाता है, तो जो पीछे लगा रहता है ट्रैक्टर के, उसे कहते हैं कल्टीवेटर। तो ये जो है टाइम भी सेव करता है और लेबर भी सेव करता है। अब सेकंड मेथड है हम लोगों का सोइंग, कि अब आपने लैंड को तो जोत दिया, अब उसमें बारी आई बीज डालने की, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी सेलेक्टेड। तो सोइंग से पहले ऐसे नहीं कि कहीं से भी आप सीड ले आए और फेंक दिया अपनी लैंड पे, ऐसे नहीं करते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट किए जाते हैं। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर प्रेफर करते हैं सीड को यूज़ करना जो अच्छी मतलब ज़्यादा उससे फ़ायदा हो। और फिर अब आते हैं ट्रेडिशनल टूल के बारे में। द टूल इज शेप्ड लाइक अ फनल। सीड्स आर फिल्ड इन इट, passed down by 2 or 3 pipes having sharp end. This end pairs in soil and place seed there, known as seed drill. तो पुराने समय में जैसे आपने हल अभी बताया मैंने आपको, तो उस हल में एक पाइप जोड़ दी जाती थी, और पाइप के ऊपर एक फनल टाइप का लगा हो रहता था, एक कटोरे टाइप का, और उसके अंदर एक छेद रहता था, उसमें बीज भर दिए जाते थे। तो जैसे जैसे बैल चलते थे तो एक एक बीज उससे से गिरता जाता था एक एक टाइम पे, और आगे बढ़ता जाता था प्लग, तो उससे वो एक क्वांटिटी में एकदम सेम डिस्टेंस पे गिरते थे बीज, तो इसे कहते हैं सीड ड्रिल। तो आजकल सीड ड्रिल ट्रैक्टर से की जाती है।
This sows the seed equally. It ensures that seed is covered by the soil after sowing. It protects seed from eaten by bird. It saves time and labor. तो ये सीड ड्रिल जो आजकल का है, तो इसमें पहले बीज तो डाल देता था, यहाँ पे बीज आ गए, तो अब ये ऊपर से चिड़िया आई, यहाँ से ये चिड़िया आई और ये बीज खा के चली गई। तो ऐसे ना हुए तो इसके लिए इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी जाती थी। तो ये आजकल जो सीड ड्रिल है, तो इनसे मिट्टी भी ऊपर से डाल दी जाती है। और ये भी टाइम और लेबर बचाता है। Equal distance between seed prevent overcrowding of plant. By this, plant can get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. Sometimes few plant removed to prevent overcrowding. Overcrowding क्या होता है? मान लीजिए ये है अपना लैंड पूरा, ये मान लीजिए ये है पूरा लैंड अपना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे प्लांट उगाए एक ही जगह पे, यहाँ पे कई सारे प्लांट उगाए और यहाँ पे कुछ ही प्लांट हैं इस जगह पे। तो अब यहाँ के इतने पार्ट में जो सॉइल होगी, वो तो इसमें जितने न्यूट्रिएंट होंगे वो सब तो ले लेंगे ये सब प्लांट। तो इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में कंपटीशन होगा, तो ना तो किसी को भी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। तो ये वाले जो प्लांट होंगे ये सब अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है, तो सीड के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। और यहाँ पे सब आराम से ले लेंगे। तो कभी कभी जैसे 2 प्लांट एक साथ उगाए तो फार्मर कुछ प्लांट को निकाल भी देते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। और फिर अब आपने सब कर लिया, सीड भी डाल दिए, तो अब इसके बाद अच्छी उपज के लिए हम लोग डालते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर। तो अब इन सब के बारे में देख लेते हैं। Substances which are added to soil in form of nutrient for healthy growth of plant are called manure and fertilizer. ऐसी चीज जो मिट्टी में ऐड की जाती है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, हेल्दी किसके लिए? हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, उन्हें कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। When we add manure in the soil, this process is known as manuring. Insufficient manuring result weak plant. जब हम मैन्योर सॉइल में ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। और अगर मैन्योर सही से नहीं डाला तो प्लांट वीक हो जाएंगे। अब पहले मैन्योर का मतलब समझते हैं और फर्टिलाइज़र का मतलब समझते हैं। मैन्योर मतलब, मैन्योर किस चीज़ से बना होता है? आप एनिमल वेस्ट से बन जाता है, लीव से बन जाता है, प्लांट से बन जाता है। मतलब जो भी बेकार चीज़ें होती हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर से ये बनता है, मतलब नेचुरली चीज़ों से बनता है। तो ये सब जैसे लीव्स हो गई, एनिमल वेस्ट हो गया, डेड प्लांट हो गए, इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है और कुछ 6 महीने बाद ये सड़ जाता है और ये खाद बन जाती है। तो इसको फिर डाल देते हैं खेत में और ये मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। Farmer dump these waste in pit at open place and allow it to decompose. This decomposition is caused by microorganisms. तो ये जो सड़ता है, डिकम्पोज होता है, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे सड़ा देते हैं। फिर अब फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब ये जो खाद हम बता रहे थे, मैन्योर बता रहे थे, तो मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं इक्वल इक्वल। पर फर्टिलाइज़र में अगर कोई आपको नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र अलग आएगा, पोटेशियम का अलग आएगा। तो इस वजह से फर्टिलाइज़र, और ये फर्टिलाइज़र केमिकल से बने होते हैं और ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। एग्जाम्पल में
यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब हो गए एग्जाम्पल। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड सॉइल लेस फर्टाइल, इट कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। तो अब बहुत ज़्यादा आपने अगर फर्टिलाइज़र डाल दिया तो सॉइल ख़राब हो जाएगी। और वाटर पोल्यूशन कैसे होगा? अब जैसे रेन हुई तो रेन में वो सारा फर्टिलाइज़र चला जाएगा रिवर में, तो रिवर पूरी बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से ये सब इसका यूज़ बड़ी केयरफुली करना चाहिए। टू मेंटेन दिस फर्टिलिटी वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप। और इस फर्टिलाइज़र को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को फर्टिलाइज़र को ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ डालना चाहिए और लीव और अनकल्टिवेटेड फील्ड को छोड़ देना चाहिए, मतलब कोई क्रॉप नहीं डालना चाहिए। between two crop use of manure improves soil texture as well as water retaining capacity। तो मैन्योर का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इससे सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है और वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। और जो अनदर मेथड होता है कि हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो हों तो उससे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो ये होता है कि अगर आपने एक सीज़न में एक क्रॉप उगाई, दूसरी सीज़न में दूसरी क्रॉप उगाई, तो इस वजह से हर एक क्रॉप अलग अलग न्यूट्रिएंट लेगी। तो जैसे एक क्रॉप ने ले लिया नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं लिया, तो उसने दूसरी वाली आई, उसको फास्फोरस की ज़रूरत थी तो उसने फास्फोरस ले लिया, तब तक नाइट्रोजन भी डेवलप हो गई। तो इस वजह से अलग अलग क्रॉप ग्रो करने पर ये रिप्लेनिश हो जाती है सॉइल नाइट्रोजन से। अब मैन्योर के एडवांटेज देख लेते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र बिकॉज, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइज़र से अच्छा माना जाता है क्योंकि ये वाटर सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इम्प्रूव कर देता है और सॉइल को पोरस बना देता है, मतलब सॉइल में छेद हो जाते हैं जिससे गैस जो है यानी कि जो एयर है वो रूट इजीली ब्रीथ कर सकते हैं और गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इजी हो जाता है। और जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं यानी फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा देता है और सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ाता है। अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर इन दोनों के बारे में डिफरेंस अब हम देखने जा रहे हैं। पहला डिफरेंस है ये मैन मेड होता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि कैटल डंग, प्लांट और इन सब के डिकम्पोजिशन से बनता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनता है और मैन्योर फील्ड में बनता है। और तीसरा देखते हैं डिफरेंस, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। ये फर्टिलाइज़र ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते और मैन्योर में ह्यूमस भरी होती है एकदम। चौथा डिफरेंस है और ये वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये प्लांट के न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और ये जो मैन्योर होते हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट में लेस रिच होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। प्लांट में 90% वाटर होता है। वाटर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइज़र आर कम इन क्रॉप बाय वाटर। तो वाटर अगर पेड़ में नहीं होगा तो सूरज की जो रोशनी आ रही है वो प्लांट को डैमेज कर देगी और वाटर अगर नहीं होगा तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लीव्स में नहीं जा पाएंगे और बाकी पार्ट में नहीं जा पाएंगे। न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइज़र आर कम इन क्रॉप बाय वाटर। तो जो न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र होते हैं क्रॉप में वाटर के द्वारा आ जाते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर
टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल कॉल्ड इरिगेशन। तो आपने देखा होगा कि फार्मर जो है एक रेगुलर इंटरवल पे सॉइल को वाटर देते रहते हैं, तो उसे कहते हैं इरिगेशन। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब पैडी में बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए और दूसरी क्रॉप में, वीट में कम चाहिए, तो इस वजह से हर क्रॉप को अलग अलग वाटर चाहिए होता है, अलग अलग क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है। इस वजह से वो डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसी है। सीजन टू सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कहाँ से होता है? वेल से, यानी कुएं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कैनाल से। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं? मोट, पुली सिस्टम, यानी मोट का मतलब पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत, लीवर सिस्टम। तो ये सब आप अपनी बुक में देख सकते हैं, इन सब की फ़ोटो बनी है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। और अगर आपके बुक के पास बुक ना हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मॉडर्न मेथड देखते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। इट इज़ यूजफुल फॉर अनइवन लैंड वेयर वाटर इज़ लेस। ये स्प्रिंकलर सिस्टम उन जगहों के लिए यूज़फुल है जहाँ पे लैंड जो है ऊबड़ खाबड़ है और वाटर की कमी है। परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप। ये मतलब क्या होता है कि ये जैसे शावर होता है उस तरह से वाटर को फाउंटेन की तरह स्प्रिंकल कर देता है। Joined to main pipe at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe by pump, escape by rotating nozzle, get sprinkled on crop as it is raining। जैसे रेन होती है उस तरह से क्रॉप में जाता है। यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड अदर। तो इसे कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए अच्छा रहता है। अब पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। इन इट वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स, सो इट इज़ ड्रिप सिस्टम। अब क्या होता है, कई जगह पाइप बिछा दी जाती हैं और जहाँ पे प्लांट उगा होता है वहाँ पे छेद कर देते हैं, तो वो जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा करता है, टप 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 टप, तो वो रूट में आसानी से चला जाता है वाटर, तो ये भी अच्छा रहता है। तो इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन और ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड इन, और इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता। अब बूंद बूंद जा रहा तो वेस्ट कैसे होगा। इट इज़ गुड फॉर रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी और इज़ पुअर। ये उस जगह के लिए अच्छा है जहाँ पे वाटर कम है। अब सब आपने कर लिया। अब जब वीड उगाए, जो घास खरपतवार उगाए, तो उनसे कैसे बचाव किया जाए। अननोन प्लांट विच ग्रो अलोंग द क्रॉप इज कॉल्ड वीड। जो अननोन प्लांट होते हैं जो क्रॉप के साथ उगाते हैं उन्हें कहते हैं वीड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव बिकॉज दीज वीड compete with crop for nutrient, space and light. It affect growth of crop। तो मैंने आपको बताया कि इन्हें हटाने की ज़रूरत क्यों होती है, पहले आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये दूसरी क्रॉप से कंपटीशन करती हैं। किसके लिए? न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, और ये क्रॉप की ग्रोथ पर अफेक्ट करता है। सम वीड्स में बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन्स। और कुछ वीड पॉइजनस भी हो सकते हैं, किसके लिए? एनिमल और ह्यूमन्स के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग हेल्प किलिंग इन वीकलिंग वीट which after dry up and mixed in the soil. Best time for remove it is before they produce flower and seed। तो जब क्रॉप फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करता है तो उससे पहले आपको वीड हटा ही देना है, ये बेस्ट टाइम रहता है। दिस इज़ ऑल्सो डन बाय खुरपी। खुरपी आपने देखी होगी, और सीड ड्रिल भी आपने अभी बताया मैंने आपको। वीड्स ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड। अब कुछ केमिकल होते हैं जो डाल दिए जाते हैं तो इससे वीड जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं वीडिसाइड। दे डू नॉट डैमेज क्रॉप, और उससे क्रॉप डैमेज नहीं होती। इट इज़ डाइल्यूटेड विथ वाटर, और ये
ऐसे नहीं कि ऐसे ही डाल दिया, ये पानी के साथ कुछ बूंद मिला दी जाती हैं और फिर स्प्रेयर से स्प्रे कर दिया जाता है। It can be harmful for farmers, so they had to spray it carefully by covering their mouth and nose by a cloth. तो ये फार्मर के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इस वजह से फार्मर एक अपने नोज को और मुंह को एक क्लॉथ से कवर कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में, हार्वेस्ट कैसे किया जाता है। अब सब आपने कर लिया, क्रॉप सीड को, जो आपकी सॉइल है उसको आपने जोत भी लिया और सोइंग भी कर दी, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, वीड्स भी हटा दिया, सब आपने कर दिया, वीडिसाइड भी डाल दिया। अब आपके सीड भी डेवलप हो गए, आपकी फसल भी आ गई है। अब आप फसल को काटेंगे कैसे, इसके बारे में पढ़ते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसे कटिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू ग्राउंड। तो ये क्रॉप ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऊपर काट दिया जैसे बाल काटे जाते हैं, ऐसे नहीं काटते, उसको बिल्कुल नीचे से काटते हैं, ज़मीन के पास से। या तो उसे हाथ से पकड़ के खींच लेते हैं, या तो उसे एक कट्टा जो होता है काटा जाता है, उससे काट लिया जाता है। कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट टेक 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। और सीरियल क्रॉप को 4 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इज डन बाय सिकल। और ये हार्वेस्टिंग काटा किससे जाता है, सिकल से या फिर हार्वेस्टर से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो आपने देखा होगा जैसे राइस में होता है, तो एक जगह उठा के उसे एक पत्थर पे पीटा जाता है, तो उससे जो राइस के दाने होते हैं वो सब अलग निकल आते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज डन बाय अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और आजकल ये कंबाइन मशीन होती है, उससे डन किया जाता है। विच इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। फार्मर्स हु हैव स्मॉल लैंड डू सेपरेशन बाय ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। तो कुछ लोग इसका सेपरेशन विनोइंग से कर लेते हैं, यानी कि हवा चल रही हो तो जो उसका सीड है उनको धीरे धीरे गिरा लेते हैं, तो वो सब जो बाकी होता है वो सब अलग चले जाते हैं। आगे देखते हैं। अब आपने हार्वेस्ट कर लिया, अब कुछ इसके बारे में फेस्टिवल भी होते हैं। जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उसके फेस्टिवल भी होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, ताकि भाई आपने इतनी मेहनत की है तो अब नई क्रॉप निकली है तो आप खुशी तो मनाएंगे ही, तो उसके लिए फेस्टिवल होते हैं। आफ्टर 3 और 4 month देयर कम अ डे ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का दिन आता है, दिन और 4 मंथ बाद। स्पेशल फेस्टिवल रिलेटेड टू इट आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबयान एंड बिहू। तो इससे रिलेटेड जो फेस्टिवल हैं, जब हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो फेस्टिवल हैं उनका नाम है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबयान एंड बिहू। अब आपने बीज भी निकाल लिए, सब कुछ कर लिया, आप उसको स्टोर कैसे करेंगे, एक जगह पे रख के स्टोर भी तो किया जाता है, तो उसे कैसे करेंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन सबसे इन सबको बचाना होता है। इफ हार्वेस्टेड सीड केप्ट विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled by organisms, making them unfit for germination. Therefore, grain are properly organized sun to reduce moisture. Farmers store grain in jute bags or metallic bins. तो आपने अगर ऐसे ही बीज काट के रख दिए एक जगह, तो वो उसमें कीड़े लग जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, तो उसे धूप में पहले सुखा दिया जाता है, फिर बाद में उसे स्टोर करके रख लेते हैं। और फार्मर इसे स्टोर करते हैं जूट के बैग में और या फिर मेटेलिक बिन्स में। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज और ग्रेनरीज। तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे
जब ग्रेन को स्टोर किया जाता है तो ये सिलोज में होता है और ग्रेनरीज में होता है। अब बस हमारा चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। और अब ड्राई नीम लीव्स यूज्ड फॉर स्टोर ग्रेन एट होम। अब आपको अगर ग्रेन को घर पे स्टोर करना है तो आप उसमें नीम की पत्ती सूखी हुई डाल दें, तो उससे कीड़े मकोड़े जो उसमें होते हैं वो नहीं लगेंगे। फॉर स्टोरिंग ग्रेन इन लार्ज क्वांटिटी इन बिग गोडाउन सम केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर टू प्रोटेक्ट इट। तो लार्ज क्वांटिटी में अगर स्टोर करना होता है गोडाउन में बड़े बड़े, तो उसमें सम कुछ केमिकल डाले जाते हैं उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फूड एंड एनिमल के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनिमल से कैसे मिलता है। एनिमल reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो एनिमल को भी रियर किया जाता है, जैसे शीप को रियर किया जाता है ताकि उससे वूल मिल सके। तो जब एनिमल होम पर रियर किए जाते हैं या फिर फार्म्स में रियर करते हैं और उन्हें प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है और उनकी प्रॉपर केयर होती है और ये लार्ज स्केल पे होता है, तो उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। बस इतना ही है फूड और एनिमल में। अब कीवर्ड देख लेते हैं। क्रॉप हो गया कीवर्ड, खरीफ, राबी, प्लगिंग, लेवलिंग, मैन्योर, हो, कल्टीवेटर, सोइंग, सीड ड्रिल, मैन्योरिंग, फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, मोट, चेन पंप, डेकली, राहत, स्प्रिंकलर, ड्रिप, वीड्स, वीडिंग, वीडिसाइड, स्प्रेयर, हार्वेस्टिंग, सिकल, हार्वेस्टर, थ्रेशिंग, कंबाइन, विनोइंग, ड्राइंग, ग्रेनरीज, सिलोज, एनिमल हस्बेंड्री। अब आपको अगर इसमें से किसी भी शब्द का मीनिंग ना पता हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, और अगर तब भी ना समझ आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। और ये जो मोट, डेकली, राहत, ये सब जो हैं इनकी फ़ोटो बुक में बनी है, आप देख सकते हैं और या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अपना ये चैप्टर हो गया। अब हम अगली बार देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो बड़ी लंबी वीडियो हो गई 40 मिनट की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन, लर्नर डायरी, क्वेश्चन आंसर, MDP एट्सेट्रा की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।